मुज़ाकरात एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 10 साल एक टीम के साथ काम किया, अब एक नई टीम है। पहली टीम के साथ जो एक्सपीरियंस था जिसमें वासे भाई होस्ट करते थे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वासे भाई के साथ आपका मुज़ाकरात का एक्सपीरियंस क्या? पर एंटरटेनमेंट की बात आती है ना, किसी को हंसाना है, एंटरटेन करना है, लोग आपको सुनते रहें, आपने इंगेज रखना है, वो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल। एक नया सेटअप, इमरान अशरफ उर्फ भोला, उनकी एंट्री हुई इसके अंदर, और एक नई एंट्री थी, नया जॉनरा था, उनके लिए भी नया जॉनरा था, एक नया स्टाइल था। सो बीइंग ए प्रोड्यूसर, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह, एंड ऑफ कोर्स उसकी रेटिंग भी अच्छी जा रही है जो हम देखते हैं, सो उनकी एंट्री आपको कैसी लगी? मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो डिग्रीज को कोई नहीं पूछा, अनफॉर्चुनेट। मुझे ये बताइए कि 10 साल जो एक प्रोजेक्ट आपका चला, उसके अंदर फॉर्मेट जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहा। एक जैसा। इस फॉर्मेट की सक्सेस की वजह क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज की हमारी जो गेस्ट हैं, इनका और मेरा अभी बड़ा मुकाबला होने वाला है। उसकी वजह यह है कि हम दोनों का ताल्लुक़ जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और बातों का मुकाबला तो आपको पता है बड़ा सख्त होता है। और ख़ास तौर पे अगर आपके साथ आपके कोलीग्स हों, आपके वो दोस्त हों जिनके साथ बैठ के आप रेडियो पे प्रोग्राम करते हो, तो आपकी एक एनर्जी, आपकी एक एनर्जी लेवल एक डिफरेंट होता है। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हमारे साथ आज की हमारी गेस्ट आरजे हमना खान हैं। आपके बारे में बताते चलें जी, आप आरजे भी हैं और उसके साथ साथ दुनिया टीवी में एज ए प्रोड्यूसर, मुज़ाकरात प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम हमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। और बहुत अच्छा लगा, मतलब एक रेडियो से हट के आज हम एक नई जगह पे जो है एक नई चीज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा, क्योंकि हमारा सिर्फ ताल्लुक आवाज़ से रहता था। रेडियो शो आपको पता है हम कैसे करते हैं, हम अपने कंफर्ट के लिहाज से करते हैं। यहाँ पे अब मुझे पता है कि अच्छा कॉन्शियस होकर बैठना है, और बिल्कुल कॉन्शियस होकर जो है ना। अच्छा हमना, आप रेडियो भी करती हो और टेलीविजन बैक स्क्रीन पे होती हो। बिल्कुल। रेडियो में ये होता है कि आप नजर नहीं आते, और टेलीविजन पे आप बैक स्क्रीन होते हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है बैक स्क्रीन में और फिर रेडियो के? अच्छा, रेडियो में तो आप रेडियो में एक तरह से आप ऑन स्क्रीन वाला ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज़ से कर रहे होते हैं। टेलीविजन में जब आप ऑफ स्क्रीन काम कर रहे हैं लेकिन जब आप टेलीविजन में ऑफ स्क्रीन काम कर रहे होते हैं ना, तो वो उसमें कहीं भी आप ऑन स्क्रीन के उसमें नहीं आ रहे होते, ठीक है? वो टोटल बैक स्क्रीन का काम। हाँ, जो स्क्रीन पे आपको खूबसूरती नज़र आ रही होती है, चीज़ें नज़र आ रही होती है, उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट होती है, और लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। लोगों को लगता है कि सिर्फ जो ऑन स्क्रीन इंसान है ना, उसी की वर्थ है, ही इज़ डूइंग, ही इज़ लीडिंग, ही इज़ ड्राइविंग द सीट, तो सिर्फ वो अकेला इटसेल्फ कर रहा है, जबकि उसके पीछे जितनी कास्ट है, क्रू है, वो प्रोडक्शन टीम जो काम कर रही है, वो एफर्ट्स अगर ना करें ना, अगर वो अपना 100% ना दें, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं शो होगा। ये इसमें तो ये एक डिफरेंस है रेडियो का और उसका। इस पे भी हम बात करेंगे, जो एक डिफरेंस के ऊपर हम बात करेंगे। मुझे पहले रेडियो से हम आगाज करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यू स्टार्टेड योर रेडियो फ्रॉम FM 101, अभी भी आप कर रही हैं। अच्छा, बड़ी एनर्जी के साथ करती हैं प्रोग्राम, बड़ा इन्वॉल्व होके। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा मेरे फेस पे एक ब्लशिंग आ गई है रेडियो की बात सुनते, क्योंकि रेडियो ना इट्स लाइक कि ये आपका पैशन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको सुकून मिलता है। मैंने उस दिन भी आपसे, जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे, मैं तब भी यही बात कर रही थी। रेडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, रेडियो मैंने स्टार्ट किया था अपनी यूनिवर्सिटी से। जब मैंने बैचलर स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी, तो वहाँ का FM था 96.6। तो हमारे ऑडिशंस हुए और बड़ा शौक था, मैंने भी दे दिया ऑडिशन। कभी नहीं लगता था कि मेरी आवाज़, कभी किसी ने कहा नहीं था कि आवाज़ इतनी खूबसूरत है या इस काबिल मैं हूँ कि मैं भी कहीं बोल सकती हूँ। तो वो हुआ ये कि कुछ टीचर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने अप्रिशिएट किया। वो कहते थे कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। तो वो एक ना अपने अंदर एक वो चीज़ बिठा ली थी। अच्छा, ऑडिशन दिया, और ऑडिशन बड़ा मज़े का हुआ, सिलेक्ट हो गए। इतने बच्चों ने ऑडिशन दिया, उसमें से 14 की लिस्ट आई, पहले 14 में जो है ना मेरा नाम था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जनाब वहाँ से आगाज़ किया, 6 साल MPhil भी वहीं से किया, 6 साल 96.6 का हिस्सा रही। अभी भी वहाँ पे फीचर्स वगैरह सब कुछ, वहाँ पे जो आपने काम किया रिकॉर्डेड वहाँ पड़ा है और वहाँ चलता है। और बड़ी खुशी होती है जब आप वहाँ जाके मिलते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपका वो वाला फीचर अभी भी चल रहा है। तो ये बड़ी एजाज़ की बात होती है, बड़ा बंदे को मजा आता है कि जहाँ पे आपने पढ़ा होता है ना, आप उस इंस्टीट्यूशन को उतना ही ओन करते हो। अच्छा, आपका स्टाइल बड़ा नेचुरल है। हम नॉर्मली प्रेजेंटर को देखते हैं कि थोड़ा सा आर्टिकुलेट करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो
मुझे बताएं, चूँकि ये कि हमारे देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए भी कितना नेचुरल होना ज़रूरी है एक प्रेजेंटर को, एक आर्टिस्ट को? मुझे लगता है कि आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, लेकिन आप वो कौवा चला हंस की चाल अपनी में भूल गए वो वाला काम ना करें। क्योंकि पता बात क्या है, जैसे कहते हैं ना कि आपने झूठ बोला हो तो आपको सोचना पड़ता है, इसी तरह से अगर आपने एक फेक स्टाइल क्रिएट किया होगा ना, आप सोचेंगे कि यार ये उतना ही मैं कर रही हूँ जितना मैंने कल किया था, ऐसे ही बोला था कल भी मैंने, वो माइंड में एक चीज़ स्टक रहेगी। मुझे लगता है फिर आप फ्लो के साथ बोल नहीं सकते। हमारा रेडियो में काम है फ्लो में बोलना, और 2 घंटे बोलना कोई छोटी बात नहीं, मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम, मुश्किल टास्क है। ठीक है, 2 घंटे बोलना। और मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है फरहान, किसी सीरियस टॉपिक पे आप बात कर रहे होंगे ना, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, आप बात कर लेंगे, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, लेकिन जहाँ पर एंटरटेनमेंट की बात आती है ना, किसी को हंसाना है, एंटरटेन करना है, लोग आपको सुनते रहें, आपने इंगेज रखना है, वो बहुत मुश्किल काम, मुश्किल काम, क्योंकि आपने कनेक्ट करना है, बात नहीं, सब चीज़ों को कनेक्ट करना, कनेक्ट करना है, आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है। और सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है, अभी आप जब मुझसे पूछ रहे थे कि टीवी के बैक एंड पे और रेडियो में क्या डिफरेंस है, सो रेडियो में एंगेज करके रखना ज़्यादा मुश्किल है। जब आप अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये एक नया वेरिएंट आ गया है, ठीक है। आप पहले थे रेडियो पे सिर्फ आवाज़ के साथ खेलते थे, पॉडकास्ट क्या हुआ कि वही आवाज़ है, आप कर वही सारा कुछ रहे, लेकिन लोग आपको देख भी रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है कि आप जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, मीडिया स्टडीज़ पढ़ते हैं, आपको हमेशा बताया जाता है कि कम्युनिकेशन की बेटर से बेटर फॉर्म कौन सी है, ठीक है। आवाज़ टेक्स्ट मैसेज कर रही हूँ ना मैं आपको, तो वो उस तरह से कन्वे नहीं करेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरे क्या इमोशंस हैं, मेरे क्या गेस्चर्स हैं। लेकिन क्या होगा, जब मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी, मेरे पॉजेज आएंगे, आवाज़ का उतार चढ़ाव आएगा, आपको ज़्यादा फील होगा कि अच्छा ये अब गुस्से में है, या ये स्ट्रेस में है, ये अफसुर्दा है, ये खुशी के एलिमेंट है, ठीक है। टेक्स्ट से इतना फील नहीं होता, हम इमोजीज यूज़ कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आवाज़ से ज़्यादा अच्छा। फिर जब अगर हम साथ बैठे हुए हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, तो आपको ज़्यादा पता लग रहा है कि यार अब ये सामने बैठी हैं, तो ये किस जोन में है, किस फेज़ में है, ये यहाँ प्रेजेंट है, ये अफसुर्दा है, ये खुशी से बात कर रही है, कैसे बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि एक्सप्रेशंस की सारी बात होती है, रेडियो इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप वो आवाज़ का एक्सप्रेशन है, उससे आपने अपनी ऑडियंस को, सुनने वाले को, अपने लिसनर को उस जगह लेके जाना है जिधर आप हैं, जो आपका मूड है, जैसे आप लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग, ये कि टीवी पे आपके पास गुंजाइश है, गुंजाइश ये है कि विजुअल चल रहे हैं, ये लाइट्स हैं, पॉडकास्ट है, ये सारे माइक, तो लोगों की थोड़ा ध्यान बट जाता है। रेडियो इज़ ओनली थिंग कि जिसमें आपने लोगों को लेके जाना है। हम ना ये बताइए कि मुझे, चूँकि आपकी स्टडीज़ भी मैथ कम्युनिकेशन में है, फॉर्चुनेटली नॉर्मली होता ये है कि हमारा जो भी बच्चा मैथ्स कैम्प में आता है, और मैथ्स कैम्प के बाद उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, ऑन स्क्रीन आ जाऊँ, एंकर बन जाऊँ, एंकर पर्सन बन जाऊँ, टेलीविजन होस्ट बन जाऊँ। व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या कहोगे उनको कि सिर्फ मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद एंकर ही बन सकते हैं, कुछ और काम नहीं? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपने एंकर बनना ना, ऑन स्क्रीन आना है, या अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ मीडिया का इतना ही समझ आता है कि सिर्फ ऑन स्क्रीन जो नज़र आ रहा है वही मीडिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मैथ्स कॉम की डिग्री करके आएँ, अच्छा, ठीक है। उसके लिए आपने कोई डिग्री नहीं भी की होगी ना, सॉरी टू से, अब जो हिसाब चल रहा है या जो प्रेजेंट सिचुएशंस चल रही हैं, हमारे पास वो भी लोग आते हैं, या वो भी लोग ऑन स्क्रीन हैं जिनका मास कॉम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने कभी मीडिया स्टडीज़ की बेसिक्स पढ़ी नहीं, जिनको आइडिया ही नहीं है। दुनिया टीवी की बात करेंगे, ऐसे लोग वहाँ पे हैं, और ये शुरू से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब मास कॉम की डिग्री ऑफिशियली नहीं थी, जब जर्नलिज्म की डिग्री थी, वो लोग भी हैं। अखबार के बैकग्राउंड की बात करें, जब न्यूज़पेपर का दौर था, तब भी वो लोग वहाँ पर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे जिन्होंने ये डिग्री नहीं ली हुई थी ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, आप डिप्लोमास कर रहे हैं, आप कोर्सेज कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, लेकिन डिग्री जो है वो आपको पूरा बेसिक से सिखाती है, ठीक है। आपको पूरे बेसिक्स आते हैं। अगर कोई न्यूज़ एंकरिंग में भी आ रहा है, लेकिन मैथ्स कॉम की डिग्री की होगी ना, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसको पता होगा कि क्या बेसिक्स है। मैं अगर ऑन स्क्रीन खड़ी हूँ तो मुझे पता है कि यार ये फ्रेमिंग है, आपको फ्रेमिंग का भी पता होगा, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आवाज़ कैसे रखनी है, मैंने दिखना कैसा है, ये सारी चीज़ें पता होंगी। बट इंस्टेड ऑफ, अगर आपको ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये नहीं पता लगेगी। और ये स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अब जो दौर आ गया ना मीडिया इंडस्ट्री की, अगर बात की जाए, तो डिग्रीज़ को कोई नहीं पूछा। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक
है कि हमारे यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है किस इदारे में कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया, और वो हम जो यूनिवर्सिटी लाइफ में गुजार के आए, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे जिन्होंने बैचलर्स किया या जो एमफिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि डिग्री की बहुत वर्थ है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ऑलरेडी लिटरेसी रेट इतना कम है, वहाँ पे जो बच्चे इतनी एक्सपेंसिव स्टडीज़ कर रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, और ये एमफिल बैचलर्स करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसके पीछे आपके पेरेंट्स की ढेर सारी स्ट्रगल है, आपकी फ़ीस है, ठीक है। फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जब आपने किया, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, मीडिया स्टडीज़ जब आप कर रहे हैं, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं किताब पढ़ लूँ और मैं पास हो जाऊँ। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं करेंगे ना, आप फील्ड में नहीं निकलेंगे, आप सीखेंगे नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से, थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमने एक बात है यहाँ पे, वो ये है कि लोग मैथ्स का एमफिल कर लें या मास्टर्स कर लें या बैचलर्स कर लें, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं से शुरू करना है। बच्चों का अक्सर ये शिकायत होती है कि हमें कुछ एनुअल रखते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी आप आ जाएँ 4-5-6 महीने आप ऐसे नहीं करें। वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने खून पसीने की कमाई के बाद लाखों लगा के, और कैसे लाखों जुड़े, और वो हमारे पे लगा के यार हमें एट दी एंड 25,000 मिल रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा। इंटर्नशिप को तो वो भी नहीं मिल रहा। इंटर्नशिप पे तो वो भी नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं अगर आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँ ना, तो ये एट टाइम्स आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो ना, और आपको पता हो कि आपके पास एबिलिटी भी है, आप कैपेबल भी हो, ठीक है, और आपने पढ़ा भी है, आपने सब कुछ किया, ठीक है, आपके पास एक डिग्री भी है, फिर भी आप किसी इदारे में जा रहे हो और वो आपको कमिट करें और फिर आपको कहेंगे नहीं जी आप इंटर्नशिप कर लें 1 महीना, ठीक है। और ऑल दो आपकी सीवी पे ऑलरेडी इंटर्नशिप्स एक प्रोसेस है। मैं प्रोसेस के अगेंस्ट कभी भी नहीं हूँ। इंटर्नशिप एक प्रोसेस है। आप जब तक इंटर्नशिप्स नहीं करेंगे, सिर्फ लेटर के लिए नहीं, हमारे यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट बन गया ना, डिग्री का हिस्सा इंटर्नशिप करनी है जी। इंटर्नशिप क्यों करनी है जी? एक लेटर चाहिए कि जी आपने उस इदारे में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम किया, ठीक है। तो वो इदारे वाले क्या करते हैं कि वो आपको वैसे भी गुडविल के तौर पे जो है ना लेटर दे देते हैं, लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि अगर आप डेडिकेशन से सीखना चाहते हो, आप उस ऑक्यूपेशन को ऑप्ट करना चाहते हो, आप कल को जॉब करना चाहते हो, ठीक है, उस इंडस्ट्री में, तो आप क्या करोगे, आप उसको अवेल करोगे उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मेरे साथ ये हुआ कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऑलरेडी कर ली थी, सीख भी लिया था, लेकिन अच्छा, फिर आपने क्या होता कितनी था, इंटर्नशिप की जब आपने स्टार्ट किया अपना कैरियर? सारी एमफिल के बाद आपने इंटर्नशिप की? नहीं, मैंने ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग माय बैचलर्स, ड्यूरिंग माय एमफिल, मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की। अच्छा। और सिर्फ इंटर्नशिप इसमें नहीं की कि मैं सिर्फ टीवी के मीडियम में करूं, क्योंकि मास कॉम है, मास कॉम में अखबार भी आता है, अखबार भी इंटर्नशिप की, रेडियो का आपको पता पार्ट हूँ ऑलरेडी, ठीक है, रेडियो की भी इंटर्नशिप्स की, और भी डिफरेंट जॉनर्स में इंटर्नशिप की, ठीक है। फिर आपके पास एडवर्टाइजिंग, PR की ऑप्शन भी आती है, आप उसमें भी इंटर्नशिप्स करते हो। तो मतलब मैंने टीवी में भी की और मेरी सीवी में लिखी हुई इंटर्नशिप्स, ठीक है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद क्या होता था कि जब भी आप कहीं जाते थे तो आपको ये कहा जाता था कि जी वो आपने ये वाला एलिमेंट मिस हो गया, तो अब आप जो है ना 1 महीना इंटर्नशिप करें और फिर अगले महीने जो है वो हम देखेंगे। तो लेकिन मैं इंटर्नशिप्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। इंटर्नशिप इज़ अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस ड्यूरिंग स्टडीज आप करते रहे इंटर्नशिप? ड्यूरिंग स्टडीज आपको आप स्किल सीखें, ठीक है। आप अगर एक डिग्री हासिल कर रहे हैं और वो डिग्री आपको लगता है कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रही है, आपको और कुछ नहीं सिखा रही, प्रैक्टिकली नहीं सिखा रही, बिकॉज मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो हम पढ़ के आते हैं ना, वो टीवी इंडस्ट्री में लागू नहीं हो रहा, ठीक है। हम जो पढ़ के आ रहे हैं ना, हम वो अगर सिर्फ पढ़ के थ्योरी के बेस पे जाएंगे ना, तो हमें काम नहीं आता होगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आप उस एनवायरनमेंट को समझेंगे, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे, आपके पास स्किल्स होंगे, उसके लिए आप कोर्सेज कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपके पास लॉट ऑफ वेज हैं और ये करने भी चाहिए। So, ये जो एक लोगों की थ्योरी होती है अक्सर पढ़ने के बाद, यानी कि बैचलर्स के बाद कहते हैं इंटर्नशिप करनी, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ना अब वो दौर नहीं रहा, अब शायद टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना फरहान, अब तो स्कूलों में भी शुरू हो जाते हैं बच्चे। हाँ, और ये बड़ा अच्छा है। अच्छी पता बात क्यों? क्योंकि आप जितना जल्दी चीज़ों को लर्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप उतना ही जो 10 साल बाद शुरू करेंगे, वही आप ड्यूरिंग स्टडीज़, अगर आप कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है, आप उस शौक को, इंटर्नशिप को यूटिलाइज़ करें। घर वालों को समझाएं, माँ बाप मुझे पता थोड़ा सा अगेंस्ट होते हैं अनपेड इंटर्नशिप्स के, और ये वो सारा कुछ डेफिनेटली उनके पीछे एक अपनी थॉट्स होती हैं या स्ट्रगल होती है, लेकिन आप थोड़ा बहुत उनको कन्विंस करें तो जो इंटर्नशिप आपने उस टाइम पे की होगी या स्किल्स उस टाइम पे सीखी होंगे ना, वो आपको कल को रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। कुछ भी चीज़ आपकी ना, मुझे ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ जो मैंने स्ट्रगल की अभी तक, वो एक भी चीज़ मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे लिए अच्छी नहीं साबित हुई।
उसने मुझे ज़रूर हेल्प किया, जबरदस्त। एक एक चीज़ में, एक छोटी चीज़ में। और आप कभी भी ये कहोगे ना कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना आज, तो मुझे यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं वहाँ गई थी, मुझे वहाँ तो कुछ सीखने को नहीं मिला। आपको हर जगह से ना प्रोसेस है आपका, लर्निंग जगह से प्रोसेस, सीख रहे होते हैं। आपको कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आप, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप एब्जॉर्ब अच्छा कर ये रहे बताइए होते कि कभी दिल नहीं किया, आप रेडियो भी करती हैं, ऑफ एयर कैमरा प्रोडक्शन भी करती हैं, और बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसको आप उसके साथ अटैच हैं, मजाकरात के साथ, ऑन स्क्रीन आने का कभी दिल किया कि मैं ऑन स्क्रीन आऊँ? और अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे कन्विंस करते रहे हैं कि यू शुड हैव कम ऑन स्क्रीन, बट मुझे ऐसा लगा कि लेकिन आज हम आपको ले आए हैं। आप ले आए। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑनर फॉर इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल। लेकिन मुझे फरहान ये लगता है कि आप हर चीज़ में 100% नहीं हो सकते। आप इंसान को अपने बारे में सबसे अच्छा पता होता है। वो अलग बात है कि मैं ये कहूँ कि यार नहीं, शायद मुझे नहीं पता, या मुझे कोई और कन्विंस करे। मुझे अपने बारे में जितना अच्छा पता होगा ना, वो किसी और को नहीं पता होगा, ठीक है? तो मुझे ये पता है कि मेरा जो पैशन है ना, पैशन बड़ा मैटर करता है। रेडियो हम करते हैं ना, हम सब पैशन के तौर पे करते हैं, हमारी मोहब्बत है, हमारा इश्क है रेडियो से। हम उस जगह पे जाके सब भूल जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो प्रोडक्शन है ना, वो मेरा पैशन है। मतलब उसमें ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके बहुत स्ट्रगल है, आउटपुट उस तरह से नहीं है, रिवॉर्ड आपको उस तरह से नहीं मिलता। नोबडी नोज यू कि आप हो इस स्क्रीन के पीछे, यू आर द वन, ठीक है? लेकिन क्या है कि आपका जब पैशन है ना, तो आप उसमें 100% दोगे, और आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या मैं ऑन स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना, या जो मैं डेडिकेटेड वर्क कर सकती हूँ, वो ऑफ स्क्रीन कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हालांकि किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, कौन ऑन स्क्रीन की अपॉर्चुनिटी मिस करेगा? कौन कहेगा कि मैं नहीं आना चाहती? मैं भी कह सकती हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है कोई ऐसा? प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम भी नहीं है। और मेरे ख्याल से वो क्राइटेरिया भी नहीं रहा सॉरी टू से, वो जो एक ब्यूटी वाला क्राइटेरिया होता था ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलिमिनेट हो गया। मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ, क्योंकि अब जो है वो चीज़ें बड़ी और क्या है वैसे ऑन स्क्रीन आने के लिए, ख़वातीन की अगर बात करें तो ऑन स्क्रीन आने के लिए? अच्छा, मुझे पहले लगता था कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये ख़वातीन के हवाले से बड़ी कॉन्शियस है। ब्यूटी का एक एलिमेंट जो है वो ज़रूर रखा जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ब्यूटी जो है ना, वो मेकअप प्रोडक्ट से भी हो जाती है। वो तो हम देखते हैं। हाँ, तो वो तो हम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो इतना मैजिक कर देते हैं कि तो इसका मतलब है कि ऑन स्क्रीन सारा मैजिक ही चल रहा है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा ही है। अच्छा। मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि अगेन ऑन स्क्रीन आने के लिए आपको डिसिप्लिन आना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है, अगर आप एक न्यूज़ एंकर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज कितनी कंट्रोल रखनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेनी है, क्योंकि बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम होता है, चाहे ऑफ स्क्रीन हो चाहे ऑन स्क्रीन हो। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप नहीं ना कर सकते हैं, तो आप आज आए हैं, वायरल हुए हैं, कल आप गायब हैं। अच्छा, आपको कोई नहीं याद रखेगा। आपका एक डिसिप्लिन, आपका एक सिग्नेचर स्टाइल जो है ना, आप किसको कहती है? मुझे डिसिप्लिन इस तरह से लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। मतलब आप अगर ऑन स्क्रीन है ना, बिल्कुल, तो आप अगर एक न्यूज़ एंकर हैं, तो आप एक न्यूज़ एंकर की ही उसमें कंटेन रहेंगे, ठीक है? आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो ये डिसिप्लिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने यहाँ बैठे रहना है, खबर है नहीं है, आई हैव टू बी देयर, ठीक है? आप उठ के नहीं जा सकते, ये डिसिप्लिन आपको आना चाहिए। अब मुझे अगर पता है कि हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कहूँ कि नहीं अच्छा चलो ठीक है, ये तो चल रहा है ना, तो मैं पीछे से इधर हुआ उधर हुआ। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, आपके ऊपर है सारी चीज़ें, ये आपकी डेडिकेशन है। आपको पता है कि ये मेरा काम है, ये मैंने करके जाना है। मैं चाहूँ तो मैं कॉल पे भी कह सकती हूँ, मैं सुकून से घर भी जाऊँ, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ठीक है? लेकिन नहीं, आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके माइंड में वो चीज़ स्टक रहेगी कि नहीं, आई हैव टू बी देयर। तो ये मुझे लगता है ये डिसिप्लिन आपको तब आता है जब आपकी ग्रूमिंग होती है, आप एक अच्छा एजुकेशन सेटअप या एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब आप पढ़ते हो ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, लोगों को कैसे समझना है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपको वहाँ से सीखना है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत। अच्छा, बैक ऑफ कैमरा जो है, इसमें बहुत हार्ड वर्क है, बिल्कुल, और गलती की गुंजाइश कोई नहीं है, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। एंकर ने आके उसको प्रेजेंट करना है, आपने उसको पूरा प्रोग्राम ला के दे देना है, पूरी सेटअप सारी चीज़ें।
क्योंकि पोस्ट तक यू आर द रिस्पॉन्सिबल, उसकी पब्लिकेशन तक, उसका ऑनर जाने तक पूरी होती है। तो डू यू थिंक कि ये ज़्यादा टफ काम है ऑन स्क्रीन से? अच्छा, ऑन स्क्रीन पता नहीं, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा होता है समटाइम्स। ऐसा लगता है हमें कि हम कह रहे होते हैं कि नहीं, ऑन स्क्रीन वाले तो देखो ना टाइमली आते हैं, किया और चले गए, ठीक है। फिर उनके पास ब्रेक भी आ जाता है, ठीक है। जिन डेज में रिकॉर्डिंग्स नहीं है उनको नहीं ज़रूरत, या उनका, लेकिन हमारे पास क्योंकि पोस्ट का काम भी होता है तो हमने उस चीज़ को भी मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि शायद वो अपनी जगह ठीक है। ऑन स्क्रीन आना, वो डिसिप्लिन वाली बात जो मैं कर रही थी, या अपने आप को कंटेन रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, क्योंकि ये ज़ुबान है, ठीक है। कंटेंट आपके हाथ में है, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ तो मुझे ये सोचना भी पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने एक्सप्रेशंस भी कंट्रोल रखने हैं, ठीक है। रेडियो पे तो ठीक है ना, हम थोड़ा सा एक्सप्रेशंस पे नहीं जाते, फेस गेस्चर्स पे नहीं जाते, हम सिर्फ ऑडियो वॉइस गेस्चर्स पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको अपने आप को काम भी रखना है, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि अगर आपका गेस्ट बैठा हुआ है और अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है, आपने उस चीज़ को कंट्रोल कैसे पूरे करना है, प्रोटोकॉल्स देखने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनकी डोमेन अपनी जगह ठीक है, और जो हमारा बैक एंड का काम है वो डेफिनेटली वो भी उतना ही स्ट्रगलिंग वर्क है और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है उसकी खूबसूरती, उसकी हर चीज़ आपके हाथ में है। अगर आप उस चीज़ को नहीं 100% अटेम्प्ट करेंगे तो वो 100% स्क्रीन पे नहीं आएगी। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये टीम वर्क है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हम ना मज़ाकरात को, आप प्रोडक्शन को देख रही हैं सिंस लाइक कितने साल हो गए? 2022। अच्छा, यस, उसको आप देख रही हैं। मज़ाकरात एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 साल एक टीम के साथ काम किया, अब एक नई टीम है। पहली टीम के साथ जो एक्सपीरियंस था जिसमें वासे भाई होस्ट करते थे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वासे भाई के साथ आपका मज़ाकरात का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रहा, पहली टीम के साथ भी और अब की टीम के साथ भी। देयर इज़ अ डिफरेंस ये कि अब टीम टोटल चेंज हो गई है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि आप जब पहली टीम में जब मैं आई थी तो मैंने वहाँ सीखा था, ठीक है। मैंने वहाँ सीखा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सफ़र की, सीखी, और लर्निंग प्रोसेस मेरे लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन हर इंसान का ना अपना एक स्टाइल होता है। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कंपेयर करूं तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक इंसान है, मैं बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ पे एज गेस्ट बैठी हूँ तो मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक अंदाज़ है, ठीक है। मेरी जगह कल को यहाँ पे कोई और गेस्ट आएगा, उसका बोलने का, उसका लीड करने का, चीज़ों को लेके जाने का अंदाज अपना होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा रहती है। और अगेन वही बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में टीम वर्क बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग एक टीम के तौर पे नहीं चलेंगे तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, और एक बड़े प्रोजेक्ट को इतने साल रन करना ये बड़ी बात होती है। और एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में जहाँ पे आए दिन आपके पास एक नया शो, एक नया कंपटीशन खड़ा हो जाए, वहाँ पे 10 साल एक शो का सर्वाइव करना उसकी सक्सेस है। और अगेन उसका सीज़न 2 इज रनिंग माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि 10 साल जो एक प्रोजेक्ट आपका चला, उसके अंदर फॉर्मेट जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहा। एक जैसा। इस फॉर्मेट की सक्सेस की वजह क्या रही? क्योंकि नॉर्मली फॉर्मेट साल 2 साल चलता है या 3 साल चलता है मैक्सिमम भी, अगर कोई देखें 10 साल एक ही फॉर्मेट, एक ही क्वेश्चंस, एक ही स्टाइल ऑलमोस्ट, ये कैसे चला? अच्छा, ये मुझे लगता है इसमें होस्ट का बड़ा कमाल होता है। ओके, होस्ट का बहुत कमाल होता है, क्योंकि होस्ट ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है। अगर आपके पास एक ही सेगमेंट आपने रखा हुआ है और आपको लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है, होस्ट ने उसको कंडक्ट करवाना है, ठीक है। होस्ट के हाथ में है। मैं पहले भी ये बात कर रही थी आपसे कि कंटेंट जो है वो उसने लेके चलना होता है। मैंने कितनी बात निकलवानी, कितनी नहीं निकलवानी, गेस्ट अगर उस तरफ नहीं आ रहा तो मैंने उसको कैसे उस तरफ लेके जाना है। तो मुझे लगता है वो जो 10 साल की खूबसूरती है ना, वो वैरायटी ऑफ गेस्ट है। ऐसा कोई ऐसा गेस्ट नहीं है जो ना आया हो मज़ाकरात में, ठीक है। 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ठीक है। यहाँ पे शो स्टार्ट होते हैं, 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है प्रोजेक्ट, नहीं चल पाते या ड्यू टू सम रीजंस नहीं चल पाते। तो उसके लिए होस्ट का उस चीज़ को ऑन करना, होस्ट का रिस्पॉन्सिबल होना, अगेन होस्ट का डिसिप्लिन, उन सेगमेंट्स को लेके चलना, अपने काम के साथ ऑनेस्ट होना बहुत मैटर करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस प्रोजेक्ट की सक्सेस रही है। ये सक्सेस तो टीम भी तो उसकी सक्सेस रही ना, जो टीम उसके साथ रही, गेस्ट जिन्होंने अरेंज करना, सेट अरेंज करना, मैं वही बात कर रही हूँ, टीम वर्क है। अगर आप ऑन नहीं ना करोगे, अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरा बस यही काम है, मैंने किया, मैंने कहा चलो जी ठीक है जाओ जी, मैंने ये कर दिया ठीक है, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट को ऑन नहीं कर रही। हम प्रोजेक्ट को ऐसे ऑन करते थे और हमें सिखाया भी ये गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ सीखी कि आपका ये अपना प्रोजेक्ट है,
इतनी तकलीफ लेनी है आपने इस चीज़ की कि आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि मैं एक जगह की एम्प्लॉय हूँ, मैं एक जगह काम करती हूँ, मेरी तरफ से ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, ना हुआ, नहीं, ये चीज़ नहीं। आपने प्रोजेक्ट को ओन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अब जब सीज़न 2 आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्रैक्टिस थी, क्योंकि वो बाय नेचर भी होती है हर अच्छा, इंसान हम के सीज़न 2 पे आएंगे। मुझे पहले ये बताइए कि यही प्रोजेक्ट अब एक और चैनल पे चलेगा, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ ऑब्जर्वर, उसका सेट, उसका स्टाइल, जो भी सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स वही कंटेंट तो ऑलमोस्ट वही है। आप उसको कैसे देख रही हैं? आपने क्या इमेजिन किया था कि यार ये ऐसा होगा? अच्छा, मैंने पर्सनली ओपन राय दे सकती हैं आप इसमें? बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि क्योंकि अब वो एक और जगह मूव कर गए हैं तो मुझे लगता था कि कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखा, एक्सपेक्टेशंस भी थी, ठीक है। लेकिन जब ऑन एयर आया शो और मुझे आइडिया हुआ कि ये मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब समझ नहीं आई कि माइंडसेट क्या था इसके पीछे। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ आएगी, कुछ पता लगेगा कि अच्छा अब ये क्या है, कंपटीशन में क्या आया, कंपटीशन ही हो गया ना बेसिकली, ठीक है। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो कंपटीशन में क्या आया। अब जब वो अगेन वही सारा सेगमेंट्स आया, वही सारा मोर और लेस कंटेंट आया, टाइटैनिक पे तो टाइटैनिक है। तो मुझे लगा कि उसके पीछे या तो उस इदारे की रिक्वायरमेंट ही होगी, या मुझे लगता है कि उनको लगा कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर थी। अब इसके पीछे एक माइंडसेट एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती। यानी आप जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इम्प्रेसिव होंगी, चीज़ें वैसी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फॉर्मेट चेंज किया, कम्प्लीटली चेंज किया, सारा कुछ चेंज किया। चाहते तो वही चीज़ें लेके चल सकते थे, डेफिनेटली नाम एग्जिस्ट करता था सारा कुछ, लेकिन ये है कि एक अच्छा चेंज लाना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आपकी जो ऑडियंस है, अब की जो ऑडियंस है ना, वो रील्स देखने वाली कॉम है। हाँ। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स वाली ऑडियंस है आपकी, ठीक है। उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद तंग आ जाती है। बच्चे हैं ना, बच्चे भी आपके इर्द गिर्द जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो अब यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस नहीं देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, और वो भी तंग आ जाते हैं। आप किसी बच्चे को वीडियो लगा के दो ना, और बहुत कम होता है बच्चों को ऑपरेट करना ना आता हो, सबको ऑपरेट करना आता है। लेकिन होता क्या है कि वंस ऐसा हुआ मेरे घर में, मेरी नीस, वो थोड़ी सी छोटी थी, अभी उसको पता नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे ना वो वाला करके दो, ठीक है, इट मीन्स कि मुझे वो शॉर्ट्स या वो रील्स वाला करके दो कि मैं स्मूथली जो है उस चीज़ को रन कर पाऊँ। बच्चों की अभी से कैपेसिटी इस कदर कम हो गई है कि वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देख सकते, और हम भी ऐसी हैं, हमारा भी। वो आने वाली जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो पहले ही उस चीज़ पे खड़ी है जिस पे हम शायद अब आके खड़े हैं कि हमसे नहीं देखी जा रही जी, हम रील्स देख रहे हैं, हमें कोई चीज़ हमारे अंदर फीड की जा रही है। तो हम इतनी देर जो ऑडियंस को एंगेज करके रखना है ना, ये बड़ा काम। अच्छा, ऑडियंस एंगेज की अगर बात करें तो एक नया सेटअप, इमरान अशरफ उर्फ भोला, उनकी एंट्री हुई इसके अंदर, और एक नई एंट्री थी, नया जॉनरा था, उनके लिए भी नया जॉनरा था, एक नया स्टाइल था। सो बीइंग ए प्रोड्यूसर, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह, एंड ऑफ कोर्स उसकी रेटिंग भी अच्छी जा रही है जो हम देखते हैं, तो उनकी एंट्री आपको कैसी लगी, और कैसे उसको प्रोग्राम को उन्होंने हैंडल किया? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब एक नया इंसान आता है ना, तो नए इंसान से नई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। अगेन वही बात है कि देखिए, होस्ट कोई भी हो, जब तक वो ओन नहीं ना करेगा, जब तक वो उस चीज़ को अपना प्रोग्राम नहीं समझेगा, अपने लिए वो चीज़ नहीं समझेगा ना, तब तक वो चीज़ रन नहीं कर सकती। और इमरान भाई इज़ माशाल्लाह डूइंग वेरी ग्रेट, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब तक होस्ट पेन नहीं ना लेता, उसको पता है कि मेरा शो है, मैंने लेके चलना है, मैं डेडिकेटेड नहीं होऊंगा, या मैं पंचुअल नहीं होऊंगा, या मेरी वजह से जो है वो चीज़ें अगर नहीं वो हो रही, टाइमली नहीं हो रही, या मेरी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शोबिस के लोग हैं, वो पुराने लोग तो बहुत टाइमली थे, जो नए वाले हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि कहीं ना तंग किया जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ रखा जाए, एक एलिमेंट रखा जाए कि अगलों को पता चले कि जी हम तो बड़े वो हैं। लेकिन जब आप होस्टिंग पे आते हैं ना, तो वो आपका अपना प्रोग्राम होता है, और माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी ग्रेट। और ये एक ऐसी चीज़ है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिश होती है, और आपने मुकम्मल तौर पे उसको चेंज किया, फॉर्मेट भी चेंज कर दिया, स्क्रिप्ट नया लगा।
आप ये समझें कि हमने बिल्कुल उसको रिफ़्रेश कर दिया। हमने सेट नया लगाया, प्रमोशंस नहीं हुई, टीम हमारी नहीं हो गई, बैक एंड पे भी टीम चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो बड़ा एक प्रोसेस था, और ये बड़ा कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता। और इतने बड़े शो के लिए प्रोसेस उतना ही बड़ा होता है। स्ट्रगल। ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है? ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि मतलब समझ नहीं आती। बच्चे इस तरह से हैं कि मतलब एक तो इमरान भाई इटसेल्फ एक्टर हैं, ठीक है, उनकी ऑडियंस ऑलरेडी एंगेज थी उनके साथ ड्रामास के थ्रू। अब जब वो बच्चे यहाँ पर आते हैं, वो बच्चों की आंखों में एक अलग ही स्पार्क होता है, वो जो मिलने की उनको खुशी होती है। और फिर मज़े की बात ये होती है कि आपको पहले से थी ना, आगे से आप किसी के लिए फ़ैन है ना, और वो आपको उतना ही अच्छे से वार्म वेलकम करे, ठीक है, आपका शुक्रिया अदा करे, तो इससे बेहतर और क्या होगा? इससे अच्छा क्या होगा? अगर मैं किसी को आइडियलाइज़ कर रही हूँ, मुझे किसी की एक्टिंग बहुत पसंद है, वो इंसान मेरे सामने खड़ा है, और अगर वो इंसान मुझसे इंटरेक्ट करे और आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दे, इज्जत सबसे बड़ी की होती है। और ये बहुत मैटर करती है इज्जत, ऑडियंस बड़ी मैटर करती है इस तरह के शोज़ में। हमारा एक पूरा सेगमेंट है ऑडियंस का, एक पूरा एलिमेंट है। ऑडियंस नहीं होगी तो हमें इनकम्प्लीट लगता है। वो जो क्लैप है, वो जो लाफ्टर है, यही शो है। अब आप सोचें, जब हम रेडियो पे शो कर रहे होते हैं, हमारी जिस दिन हमें पता होता है कि आज हम कॉल्स नहीं ले सकेंगे या हम ऑनर कॉल्स नहीं ले सकेंगे, हमारी एनर्जी ये होती है जब तक हमारे साथ ऑडियंस नहीं एंगेज हो रही और उस ऑडियंस को हम इज्जत नहीं दे रहे। आपकी रूह होती है प्रोग्राम की पूरे ना एक उसकी, और इस तरह की गाइडलाइन चलती रहेंगी, हम आपसे भी सीखते रहेंगे, हमारे देखने। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा की तरह लर्निंग होती है, आपके साथ बैठते हैं, आपके तजुर्बात से सीखते हैं। थैंक यू सो मच। वेल जनाब, हमारे साथ आरजे हमना खान थी। उनसे आपने उनकी गुफ्तगू तो सुनी, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा, और इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट के साथ, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ, और हमना के साथ एक और सेशन के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।